क्या हम एटम्स को देख सकते हैं? क्या वो मुख्तलिफ रंगों के होते हैं? एटम से मॉलिक्यूल कब और क्यों बनते हैं? कंपाउंड्स क्या होते हैं? जब तमाम एलिमेंट्स प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से ही बने हैं, तो इनसे बनने वाली चीज़ें इतनी मुख्तलिफ क्यों हैं? आइए आज की इस वीडियो में ये सब जानते हैं। क्या हम अपनी आंखों से एटम को देख सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। लेकिन अगर सोचा जाए तो हम पहले ही से एटम्स को देख रहे हैं, क्योंकि सारी यूनिवर्स एटम से ही मिलकर बनी है। हवा, पानी और हम खुद, इन्हें हम देख भी रहे हैं और टच भी कर रहे हैं। अकेला एटम तो इतना छोटा होता है, वो तो हमें नज़र आने वाला नहीं। तो सवाल ये है कि कितने एटम इकट्ठे हो जाएं कि वो हमें नज़र आना शुरू हो जाएं। साइंटिस्ट का कहना है कि अगर 1 क्विंटिलियन एटम एक जगह लाइन में हो तो बहुत मध्यम सी लकीर दिखाई देगी, वो भी सिर्फ एक डायमेंशन के साथ। एक छोटे डस्ट के पार्टिकल को दिखाई दिए जाने के लिए उसमें मौजूद होने चाहिए 1 क्विंटिलियन एटम, वो भी तीनों डायमेंशंस में। दूसरे अल्फाज में, जब इतने एटम इकट्ठे हो जाएं तो वो मैटर की सूरत में नज़र आते हैं। एक रेत के ज़र्रे में 10 क्विंटिलियन से 100 क्विंटिलियन एटम्स होते हैं। लेकिन एटम का नज़र आना सिर्फ उनकी तादाद पर मुनहसर नहीं, बल्कि उनसे बनने वाले मॉलिक्यूल्स की साख्त यानी स्ट्रक्चर पर भी डिपेंड करता है। मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जानने से पहले हम ज़रा एटम के स्ट्रक्चर पर गौर करते हैं। हम जानते हैं कि एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स 3 हैं। प्रोटॉन अपने पॉजिटिव चार्ज के साथ, न्यूट्रॉन ये न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं, और ये दोनों बना रहे हैं एटम का न्यूक्लियस। इसलिए हम उन्हें न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं, और यही एटम का सारा मैस बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन तो इस न्यूक्लियस के बाहर घूमते रहते हैं और प्रोटॉन से 1836 गुना हल्के होते हैं, यानी इनका मैस ना होने के बराबर है। लेकिन मज़े की बात यह है कि इन पर चार्ज प्रोटॉन के चार्ज के बराबर ही होता है। एक एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी एक एटम पर टोटल पॉजिटिव चार्ज जितना होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी होता है, और यूं बनता है एटम एक न्यूट्रल पार्टिकल। इन इलेक्ट्रॉन ने एटम को हर तरफ से इस तरह घेरा होता है, जैसे मिसाल ले लीजिए, एक कॉटन कैंडी में एक छोटी सी कैंडी रखी हो। अगर हमें एटम दिखाई देता तो कुछ इसी तरह का दिखाई देता। नेचर ने एटम को इसी तरह डिज़ाइन किया है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। इलेक्ट्रॉन जिस सर्कल में घूमते हैं उसे उनका एनर्जी लेवल कहते हैं, और ये एनर्जी लेवल ज़्यादातर बैलेंस नहीं होते, जिसकी वजह से वो हाई पोटेंशियल लेवल की हालत में रहते हैं। और नेचर का असूल है कि तमाम पार्टिकल्स लो एनर्जी लेवल में ही खुद को स्टेबल फील करते हैं, वरना अनस्टेबल। तो ज़्यादातर एटम हाई पोटेंशियल लेवल से लो पोटेंशियल लेवल में जाने की कोशिश करते हैं ताकि वो स्टेबल हो सकें। इस स्टेबिलिटी को हासिल करने के लिए एक एटम किसी दूसरे एटम के साथ जुड़ जाता है और वो हाई पोटेंशियल लेवल से लो पोटेंशियल लेवल को अचीव कर लेता है, और यूं दो या दो से ज़्यादा एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये मॉलिक्यूल मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स और शेप्स के होते हैं। इन्हीं मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स और शेप्स की वजह से हमें अपने इर्द गिर्द मुख्तलिफ चीज़ें मुख्तलिफ हालतों और रंगों में नज़र आती हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। एटम या मॉलिक्यूल अपने रंग नहीं बदलते, बल्कि इनसे बनने वाले स्ट्रक्चर्स मुख्तलिफ होने की वजह से हमें वो मुख्तलिफ रंग के नज़र आते हैं। ये सब लाइट की रिफ्लेक्शन का कमाल है। कोई चीज़ किस रंग की नज़र आती है ये डिपेंड करता है कि उस चीज़ का सरफेस लाइट को किस तरीके से रिफ्लेक्ट करता है। वापस चलते हैं एटम पर। अब ये एटम दूसरे एटम से मिलकर लो एनर्जी लेवल हासिल कर लेते हैं और एक्स्ट्रा एनर्जी को बाहर निकाल देते हैं, यानी एटम्स के मॉलिक्यूल बनने से एनर्जी रिलीज होती है। इसकी एक मिसाल हमारे जिस्म की एनर्जी भी है, जिससे हम चलते फिरते हैं, अपने होंठ हिलाते हैं, अपनी पलकें झपक पाते हैं। इसी एनर्जी से दिल धड़कता है और हमारे फेफड़े फैलते और सिकुड़ते हैं। इसकी मिसाल है जैसे हमारे जिस्म में कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल का टूटकर नए मॉलिक्यूल में तकसीम हो जाना, और इस काम को पूरा करती है ऑक्सीजन। पहले तो कार्बोहाइड्रेट के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को तोड़ा जाता है, जिसके लिए कुछ एनर्जी दरकार होती है। फिर नए मॉलिक्यूल में नए बॉन्ड बनते हैं और एनर्जी बाहर निकलती है,
क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल अभी भी इतना स्टेबल नहीं होता जितना कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का मॉलिक्यूल। लिहाजा ज़्यादा स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए लो पोटेंशियल लेवल हासिल करना ज़रूरी है, जिसके लिए एनर्जी बाहर निकालना पड़ती है और यही एनर्जी हमारे काम आती है।